नमस्ते दोस्तों, RCM के विनर्स के इस अध्याय में मैं आपका मित्र श्रेयस आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस। इससे पहले जो 2 सेशंस के वीडियोस मैंने बनाए उसमें हमने इफ फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी ली। उसी के साथ एंड और नॉट, ये 3 फंक्शन अगर हम सेपरेटली यूज करें तो किस तरीके से वर्क करते हैं इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। अभी इस सेशन में हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस देखने वाले हैं, जैसे इफ के साथ एंड यूज कैसे करना है, इफ के साथ और कैसे यूज करना है और इफ के साथ नॉट कैसे यूज करना है। ये तीनों फंक्शंस हम इफ के कॉम्बिनेशंस में कैसे काम करते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन फंक्शंस की प्रैक्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इफ एंड के बारे में। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इफ फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन एंड फंक्शन इज आल्सो लॉजिकल फंक्शन। सो दोनों का यूज कैसे होता है? इफ फंक्शन में हम लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, एट ए टाइम सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, और एट ए टाइम हम 2 ही रिजल्ट दिखा सकते हैं। एक रिजल्ट आता है वैल्यू इफ ट्रू में और दूसरा आता है वैल्यू इफ फॉल्स में। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब लॉजिकल टेस्ट की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट इफ मोर देन 1 देन वी हैव टू यूज इफ एंड, नहीं तो फिर इफ और का कॉम्बिनेशन। ओके, बिकॉज इफ के फंक्शन में हम एट ए टाइम सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट ऐसे समझिए रिजल्ट 2 ही दिखाने हैं बट नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट ज्यादा है। 2 लॉजिकल टेस्ट है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इफ के साथ एंड या फिर इफ के साथ और फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अभी एंड कब यूज करना है और कब यूज करना है ये ऑलरेडी मैं पिछले सेशंस में आपको बता चुका हूं। अगर सपोज जितने लॉजिक्स लिखे हैं सबके सब ट्रू होने चाहिए तो ही ट्रू वैल्यू दिखाना है, तो हम यूज करेंगे इफ के साथ एंड फंक्शन। और अगर जितने लॉजिक्स लिखे हैं उसमें से कोई एक भी अगर लॉजिक हमारा करेक्ट है फिर भी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए, तो उस केस में हम यूज करेंगे इफ और का कॉम्बिनेशन। ओके, सो अभी ये आपको तय करना होगा कि सिचुएशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके हिसाब से फिर आपको तय करना पड़ेगा कि इफ के साथ एंड यूज करना है या फिर इफ के साथ और यूज करना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट अगर 1 से ज्यादा है तो फिर हमें एंड या फिर और इफ के साथ यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एंड या फिर सिर्फ और क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज सिर्फ एंड फंक्शन या फिर सिर्फ और फंक्शन यूज किया तो सिर्फ वो 2 ही रिजल्ट देते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट हर जगह हम तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं दिखा सकते, हमें अलग अलग रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सो इन दैट केस फिर हमें इफ के साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। सो आई होप ये कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है ये आपको अभी समझ में आया होगा। तो सबसे पहले इफ एंड किस तरीके से वर्कआउट करता है एंड रिजल्ट देता है इसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम जानकारी देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेबल मैंने बनाए हुए हैं। अभी हम एक एक एग्जाम्पल प्रॉपरली सीख लेते हैं कि इफ एंड किस तरीके से वर्कआउट करके हमें इनका प्रॉपरली रिजल्ट देगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि इफ क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन 40 एंड प्रोडक्ट नेम इज AC, देन अलॉट 10% डिस्काउंट एल्स 4%। ओके, तो भी यहाँ पे देखिए दोस्तों लॉजिक है तो लॉजिकल फंक्शन आएगा। इफ से स्टार्ट हुआ है तो अगर से शुरुआत है ना, इफ से शुरुआत है तो ऑब्वियसली लॉजिक है। यहाँ पे बेसिकली हमें 2 रिजल्ट दिखाने हैं। पहला रिजल्ट आएगा या तो 10%, दूसरा रिजल्ट आएगा या तो 4%। और उसके लिए लॉजिक क्या है कि ये जो क्वांटिटी है सोल्ड क्वांटिटी ये मोर देन 40 होनी चाहिए एंड प्रोडक्ट का नाम AC होना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत ये है, अगर सिर्फ इतना ही बोला होता कि इफ क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन 40 देन अलॉट 10% डिस्काउंट एल्स 4%, तो यहाँ पे मुझे इफ के साथ एंड यूज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज एक लॉजिकल टेस्ट है ना सिर्फ कि मोर देन 40। तो एक लॉजिकल टेस्ट हम इफ के फंक्शन में डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 40 कॉमा देन मुझे चाहिए 10% एल्स 4%। देखिए तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मैंने लिख दिया कि भाई चेक करो E2 में जो वैल्यू है क्या वो 40 से ज्यादा है।
अगर है तो फिर वैल्यू इफ ट्रू में आ जाएगा 10%, अगर नहीं है तो 4%, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए यहाँ पे मुझे आंसर आ गया 0.04, इसको परसेंट में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। देखिए 4%, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 40 लिखा है ना, नॉट ग्रेटर देन 40, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 4% आ गया। अभी इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो देखिए यहाँ पे मोर देन 40 है, 60 है, तो देखिए यहाँ पे आ गया 10%, यहाँ पे देखिए 45 है तो आ गया 10%। तो सिर्फ अगर इतना ही बोला होता कि अगर क्वांटिटी 40 से ज्यादा है तो 10% और 4% तो दिक्कत नहीं थी, इफ के फॉर्मूला में ये चीज चल जाती। बट यहाँ पे सिर्फ उतना ही नहीं बोला है, उन्होंने क्या कहा है कि क्वांटिटी सोल्ड इज मोर देन 40 एंड प्रोडक्ट नेम शुड बी एसी। प्रोडक्ट का नाम भी क्या होना चाहिए? एसी। मतलब ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम एसी चाहिए और उसकी क्वांटिटी सोल्ड जो है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें मैच कर जाती है तो उसको कितना डिस्काउंट देना है? 10%। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज मैच नहीं होती है, सपोज एसी नाम है बट क्वांटिटी सोल्ड मोर देन 40 नहीं है, या फिर क्वांटिटी मोर देन 40 है लेकिन प्रोडक्ट एसी नहीं है, तो फिर उसको 10% नहीं, फिर उसको क्या जाएगा? 4% डिस्काउंट जाएगा। सो देखिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लॉजिकल टेस्ट 2 है और दोनों की दो ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दो करेक्ट होनी चाहिए, तो ही 10% डिस्काउंट उसको जाने वाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इफ के साथ एंड यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली एंड यूज करता हूँ तो फिर मुझे कैसे करना पड़ेगा? देखिए इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट, पहले मैं ये लॉजिक चेक करूंगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है क्या वो एसी है, देखिए इस तरीके से, कॉमा, और दूसरा लॉजिक क्या ये जो क्वांटिटी सोल्ड है ये ग्रेटर देन 40 है, देखिए इस तरीके से। तो भी देखिए यहाँ पे लॉजिक फॉल्स आ गया, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे एसी भी है और क्वांटिटी सोल्ड मोर देन 40 भी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉजिक हमारे दोनों लॉजिक ट्रू है, यहाँ पे भी देखिए हमारे दोनों लॉजिक ट्रू है। बट द प्रॉब्लम इज अभी एंड तो मैंने ऐसे यूज किया बट एंड का फंक्शन क्या करता है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देता है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे 10% या 4% दिखाना है, जो सिर्फ एंड नहीं दिखा सकता। और इफ सिर्फ एक ही लॉजिकल टेस्ट अलाउ करेगा, इसीलिए मुझे दोनों फंक्शन कॉम्बिनेशन में लिखने पड़ेंगे। तो क्या होगा? ये दो जो फंक्शन, तो ये दो लॉजिकल टेस्ट भी मुझे अलाउ हो जाएगी, और अगर दोनों ट्रू है तो मुझे जो रिजल्ट दिखाना है दैट इज 10% या 4%, ये भी हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है? इफ और एंड फंक्शन कॉम्बिनेशन में यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ, स्टार्टिंग में हमें लिखना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट। अभी देखिए लॉजिकल टेस्ट का पार्ट आता है, तब अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लिखनी है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे अभी दो चीजें हो रही है। इफ के फॉर्मूला का हम लॉजिकल टेस्ट का पार्ट लिख रहे हैं और लॉजिकल टेस्ट के पार्ट में हम एंड फंक्शन लिख रहे हैं। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए अभी एंड फंक्शन का ब्रैकेट स्टार्ट होगा, एट अ टाइम अभी यहाँ पे दो फंक्शन लिख रहे हैं, इफ का भी लिख रहे हैं और एंड का भी लिख रहे हैं। इफ के फंक्शन का ये चल रहा है लॉजिकल टेस्ट का पार्ट। अभी देखिए एंड में हम ये दो लॉजिक्स देंगे। पहला लॉजिक कि चेक करो कि क्या यहाँ का जो प्रोडक्ट है, मतलब B2 में जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू AC है। देखिए तो टेक्स्ट वैल्यू है, इसीलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। तो ये पहला लॉजिक मैंने सेट कर दिया, कॉमा। अब दूसरा लॉजिक सेट करेंगे कि ये जो क्वांटिटी सोल्ड है ये ग्रेटर देन 40 है क्या, ये चेक करना है। अभी ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे दो चीजें अभी हो गई। एंड का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। एंड के फॉर्मूला में हमने ये दो लॉजिक्स लिखे जो इफ को चेक करने हैं, एंड यहाँ पे उसी के साथ इफ के फॉर्मूला का लॉजिकल टेस्ट का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद अभी हमें देना है, देखिए दोस्तों, वैल्यू इफ ट्रू। तो वैल्यू इफ ट्रू में मुझे क्या चाहिए? 10%। अगर मतलब ये दोनों जो लॉजिकल टेस्ट है ये अगर करेक्ट है तो मुझे क्या दिखाना है? 10% डिस्काउंट अलॉट करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे 4% मैं लिख दूंगा, देखिए इसमें से। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? देखिए सबसे पहले एंड फंक्शन का आंसर आएगा। ओके, अभी जैसे मैंने कहा कि एंड फंक्शन क्या करता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स रिजल्ट देता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? एंड B2 इज इक्वल टू AC। नो, B2 इज नॉट इक्वल टू AC। तो दोनों में से ये एक कंडीशन जो है
ये अप टू द मार्क नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो अभी इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गई आपकी फॉल्स, तो तुरंत यहाँ पे इफ को पता चल जाएगा कि भाई लॉजिकल टेस्ट का आंसर फॉल्स आया है, तो क्या दिखाना है, वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स में लिखा है 4%, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 4%। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10% है। अभी ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड 45 है, और देखिए अभी यहाँ पे जाके चेक करेगा क्या B4 में AC लिखा है, यस, तो ये पहला कंडीशन जो है ये करेक्ट है। दूसरा कंडीशन क्या, E4 में 40 से ज्यादा वैल्यू है, यस, यहाँ पे E4 में 45 है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे एंड का आंसर आ जाएगा ट्रू। तो इफ को फॉर्मूला को पता चल जाएगा, चलो भाई लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ गया ट्रू, तो इसीलिए अभी मुझे क्या दिखाना है, वैल्यू इफ ट्रू में जो वैल्यू हमने सेट की है वो, तो यहाँ पे सेट किया है 10%, तो यहाँ पे आंसर आ गया 10%। तो दोस्तों देखिए बेसिकली इस तरीके से यहाँ पे ये इफ और एंड का कॉम्बिनेशन यूज करके हमने डिस्काउंट जो है वो अलॉट किया है, सेट किया है। आई होप ये एग्जांपल आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे देखिए मुझे पास या फेल दिखाना है। जब इफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया तब हमने परसेंटेज के बेसिस पे पास और फेल दिखाया था। अभी यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट के बेसिस पे दिखाना है। ऐसे समझेंगे कि हमारा पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का है। अगर किसी स्टूडेंट को पास हमें करार देना है तो उसको 40% या फिर 40 से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में अचीव करने होंगे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हर सब्जेक्ट में उसको एटलीस्ट 40 मिला है या फिर 40 से ज़्यादा मिला है। अगर वैसा है तो उसको रिजल्ट यहाँ पे पास आना चाहिए, नहीं है तो फेल आना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे चेक करने पड़ेंगे कि क्या ये स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट में पास है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अभी मुझे एंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट चेक करने के लिए, और हालांकि मुझे सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं दिखाना है, मुझे पास या फेल दिखाना है। तो वो किसके जरिए आएगा, इफ के जरिए। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे इफ और एंड का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बिकॉज एंड तो सिर्फ क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स दिखाएगा, वो तो पास और फेल नहीं दिखाएगा। तो मैं इफ के साथ यहाँ पे एंड जोड़ दूंगा। कैसे, देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी लॉजिकल टेस्ट लिखने वाले हैं। इफ के फॉर्मूला में एट ए टाइम एक ही लिखी जाती है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड, बिकॉज मुझे यहाँ पे 6 लॉजिकल टेस्ट लिखनी है। अभी हम यहाँ पे करेंगे, देखिए मराठी में जो मार्क्स है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, बिकॉज एग्जैक्टली 40 को भी मुझे पास दिखाना है, तो इसीलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन दे दिया, कॉमा। अभी सेकंड लॉजिकल टेस्ट आ जाएगी हिंदी, ये देखिए इस तरीके से, कॉमा, अगेन इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगेन कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा, मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कॉमा, एंड लास्ट में चेक करेंगे सोशल साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एंड फंक्शन खत्म कर दिया, और उसी के साथ इफ का लॉजिकल टेस्ट का पार्ट भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी हम देंगे कॉमा, कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये जितने भी लॉजिक्स हमने एंड फंक्शन में लिखे हैं, अगर ये सब के सब करेक्ट है तो मुझे दिखाना है पास। ओके, हमने क्या लॉजिक लिखे है, हर एक सब्जेक्ट में या तो उसको 40 से ज्यादा मिलना चाहिए मार्क्स, या तो एग्जैक्टली 40 मिलना चाहिए। ये लॉजिक्स हमने लिखे हैं। तो अगर ये सब लॉजिक्स करेक्ट है तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट पास होने वाला है, और अगर नहीं है तो वो फेल होने वाला है। तो मैंने वैल्यू फॉल्स में लिख दिया फेल। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जब चेक किया जाएगा तो जितने भी हमने सेल्स दिए हैं वो हर एक सेल में उसको ये फाइंड आउट होगा कि मार्क्स 40 नहीं तो 40 से ज्यादा ही है। तो इसीलिए देखिए सब लॉजिक्स ट्रू आ गए, तो सब लॉजिक्स ट्रू आ गए, इसीलिए देखिए ये एंड फंक्शन का आंसर आ गया ट्रू। तो एंड फंक्शन का आंसर ट्रू आ गया, मतलब इफ के अंदर आपने जो लॉजिकल टेस्ट लिखी है वो ट्रू है, इसीलिए इफ क्या करता है यहाँ पे ट्रू वैल्यू दिखाता है। ट्रू वैल्यू में हमने सेट किया था पास, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पास। और अगर ऐसा होता है, देखिए सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया 30, तो देखिए आंसर आ गया फेल। क्यों? बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जब वो चेक करेगा मराठी से मैथ्स तक, तो सब कंडीशन उसको करेक्ट आएगी, अप टू द मार्क आएगी। बट
जैसे ही सोशल साइंस चेक करने के लिए जाएगा, नहीं भाई यहाँ पे तो ग्रेटर देन 40 नहीं है, यहाँ पे लेस देन 40 मार्क्स है, इज इक्वल टू 40 भी नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने कहा एंड का फॉर्मूला क्या करता है, आपने कितनी भी कंडीशंस लिखी हो, कितने भी लॉजिक्स लिखे हो, अगर सबके सब ट्रू हो गए, सबके सब करेक्ट हो गए तो ही ट्रू वैल्यू दिखाएगा। अगर एक भी लॉजिक ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो आपको फॉल्स रिजल्ट दे देगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे अभी इस लॉजिकल टेस्ट का आंसर आ चुका है फॉल्स। तो जैसे ही लॉजिकल टेस्ट का आंसर फॉल्स आएगा, इफ का फॉर्मूला क्या करेगा, वैल्यू फॉल्स में आपने जो पैरामीटर सेट किया होगा वो दिखाई देगा, इसीलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फेल। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इफ और एंड के कॉम्बिनेशन में वो स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज पास है या फेल है ये यहाँ पे शो किया। अगर सपोज यहाँ पे भी उसको 25 मार्क है तो देखिए फेल है। अभी यहाँ पे अगर मैं बढ़ा भी दूँ तो भी यहाँ पे फेल है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 25 है ना, तो अगर यहाँ पे अगर 45 कर देंगे तो अभी देखिए अभी सब कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये स्टूडेंट हो गया पास। अभी देखिए वैसे ही और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए कि कुछ ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, और एग्रीगेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, ईच ग्रुप मार्क शुड बी मोर देन 50, मतलब हर एक ग्रुप के जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 50 से ज्यादा होने चाहिए, और एग्रीगेट जो है वो मोर देन 170 होना चाहिए, तो उसको पास करार दिया जाएगा, नहीं तो उसको फेल करार दिया जाएगा। अभी ये कैसे लिखेंगे देखिए, इज इक्वल टू इफ, और उसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एंड, बिकॉज लॉजिक्स कितने हैं देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लॉजिक्स है। तो देखिए ग्रुप 1, यहाँ पे एंड लिखने के बाद हम ब्रैकेट देंगे, और अभी देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ये देखिए इज इक्वल टू इफ एंड ब्रैकेट, और अभी मुझे सबसे पहले लेना पड़ेगा देखिए ग्रुप 1 ग्रेटर देन 50। अभी यहाँ पे इक्वल टू नहीं बोला है, यहाँ पे इतना ही बोला है, ईच ग्रुप मार्क शुड बी मोर देन 50, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं ले रहा हूँ। कॉमा दूसरी टेस्ट देखिए, ग्रुप 2 ग्रेटर देन 50, कॉमा ग्रुप 3 ग्रेटर देन 50, कॉमा ग्रुप 4 ग्रेटर देन 50। अभी शायद आपके मन में यहाँ पे ये सवाल आया होगा, भाई इतने सेल क्यों सिलेक्ट करने हैं, अगर हम ऐसा करें तो नहीं चलेगा क्या? देखिए अगर सपोज हमने ऐसे किया, ग्रुप 1 2 3 4 ये सबको हमने एट ए टाइम सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन यहाँ पे 50 लिखा, तो नहीं चलेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं चलता है, बिकॉज एंड के फॉर्मूला में सेल रेंज अलाउड नहीं है। हमें हर एक सेल के लिए इंडिविजुअल लॉजिक लिखना होता है। अगर आप ऐसे करोगे तो ये अलाउ नहीं है, इसका आंसर आपको नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ओके, तो आपको एक एक सेल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक एक सेल के लिए आपको सेपरेटली लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बिकॉज एंड के फॉर्मूला में और के फॉर्मूला में सेल रेंज अलाउ नहीं है। देखिए तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लॉजिक्स लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे चारों ग्रुप के मार्क जो है वो मुझे 50 से ज्यादा चाहिए, और एग्रीगेट जो है वो ग्रेटर देन 170 चाहिए। ओके, तो टोटल देखिए यहाँ पे 5 लॉजिक्स थे, तो मैंने यहाँ पे 5 के 5 लॉजिक्स लिख दिए। अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद कॉमा, अगर ये 5 लॉजिक्स करेक्ट है तो स्टूडेंट का रिजल्ट पास आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ पास। अगर नहीं है तो फेल आना चाहिए, तो मैंने लिख दिया फेल। ओके, देखिए अभी ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंड फंक्शन लिखने के बाद हमने एंड का ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंड देन लास्ट में हमने इफ का ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। ये भूलना नहीं है, अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया तो एंड का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। ओके, अभी देखिए दोस्तों ये फेल आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 60, 70, उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया 50, और इस यहाँ पे भी लिख दिया 50, और एग्रीगेट जो है यहाँ पे इज इक्वल टू हम कर देंगे सब, और इन सब के मार्क्स मतलब हो गए उसके एग्रीगेट। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसको फेल करार दिया है। अभी ये फेल क्यों आया है? बिकॉज अगर हम यहाँ पे उसके मार्क्स अगर चेक करेंगे तो ये 50 और 50, मतलब ये दोनों जो टेस्ट है ये यहाँ पे
ट्रू नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 51 कर दिया और यहाँ पे 51 कर दिया तो अभी ये देखिए ये पास है। अभी ये क्यों पास है? बिकॉज इसको जो ये मार्क्स मिले हैं ये सब जगह पे ग्रेटर देन 50 भी है और अब इसका एग्रीगेट भी मोर देन 170 है, इसीलिए ये यहाँ पे पास हो चुका है। अगर नहीं तो ये फेल हो जाता। ओके, अगर हम यहाँ पे इसको 40 कर देते हैं तो देखिए वैसे तो इसका एग्रीगेट मोर देन 170 है बट और यहाँ पे भी मिले, बट देखिए ग्रुप 1 में इसको 50 होना चाहिए, वो नहीं मिला है, इसलिए ये यहाँ पे फेल हो चुका है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 55 और इसका एग्रीगेट कर दिया 160 तो देखिए फिर भी फेल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे तो ये 4 ग्रुप के मार्क्स उसको मोर देन 50 है बट एग्रीगेट मोर देन 170 होना चाहिए, वो नहीं है, वो यहाँ पे 160 है, ऐसे समझिए। तो इसीलिए ये यहाँ पे हो चुका है फेल। तो इफ एंड का फॉर्मूला इस तरीके से रिजल्ट आपको देगा। आई होप इफ एंड का फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जाता है आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी देखते हैं इफ और फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगेन नंबर ऑफ लॉजिकल टेस्ट जब मोर देन 1 होता है और रिजल्ट हमें 2 ही दिखाने हैं, तो जैसे इफ एंड का कॉम्बिनेशन यूज किया वैसे आप इफ और का भी यूज कर सकते हो। बट इफ और का कॉम्बिनेशन जब हमें यूज करना है तो जैसे कि मैंने बोला कि और कब यूज किया जाता है कि बेसिकली जब जितने लॉजिक्स लिखे हैं उनमें से एटलीस्ट 1 लॉजिक भी ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू दिखानी है, तो उस समय आप इफ और यूज करोगे। देखिए कैसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों में से या तो प्रोडक्ट जो है उसकी सोल्ड क्वांटिटी 40 होनी चाहिए, नहीं तो उसका रेट मोर देन 20,000 होना चाहिए। ये दोनों में से अगर एक भी चीज है तो उसको 10% डिस्काउंट देना है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है, मतलब ना ही उसकी क्वांटिटी सोल्ड मोर देन 40 है और ना ही उसका रेट 20,000 है, तो फिर उसको 4% देना है। तो या इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो क्वांटिटी सोल्ड 40 हुआ मोर देन 40 तो भी चलेगा, तो भी उसको 10% डिस्काउंट दे दो। अगर क्वांटिटी सोल्ड मोर देन 40 नहीं है बट उसका रेट मोर देन 20,000 है तो भी उसको 10% डिस्काउंट दे दो। तो मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ और का कॉम्बिनेशन। कैसे? देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट में अभी हम यहाँ पे लिख देंगे और ब्रैकेट। अभी लॉजिक, पहला लॉजिक हम क्वांटिटी सोल्ड पे अप्लाई करेंगे कि क्या यहाँ पे जो क्वांटिटी सोल्ड है वो ग्रेटर देन 40 है, कॉमा दूसरा लॉजिक क्या ये जो रेट है वो ग्रेटर देन 20,000 है। 1 2 3 4 देखिए, तो अभी और लिखा है, मतलब या तो ये होना चाहिए नहीं तो ये होना चाहिए। दोनों में से एक भी अगर कंडीशन हमारी करेक्ट है तो हमें ट्रू रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो कॉमा अगर ट्रू रिजल्ट आता है तो मुझे कितना पर डिस्काउंट देना है? 10%, तो मैंने लिख दिया 10%, नहीं है तो 4%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4%। ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4% आ गया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दोनों टेस्ट करेक्ट नहीं है, ना ही इसका रेट जो है वो ग्रेटर देन 20,000 है और ना ही इसकी सोल्ड क्वांटिटी ग्रेटर देन 40 है। एग्जैक्टली 40 है ना, ग्रेटर देन 40 नहीं है। तो यहाँ पे और का रिजल्ट मुझे आ चुका है फॉल्स, और जैसे ही लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाती है तो इफ तुरंत क्या कर देता है, वैल्यू फॉल्स में हमने जो पैरामीटर सेट किया है वो दिखाई दे, वो हमें शो करता है। हमने यहाँ पे 4% लिखा था तो मुझे यहाँ पे 4% मिला। ओके, अभी मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 10% आ गया दोस्तों। क्यों? बिकॉज यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रेट जो है वो ग्रेटर देन 20,000 भी है और क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 40 भी है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4% आ गया, यहाँ पे देखिए। ओके, अगर मैं ऐसे समझिए कि ये जो 45,000 है रेट, अगर मैं क्वांटिटी सोल्ड यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो फिर भी यहाँ पे 10% आपको दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सोल्ड का तो क्राइटेरिया यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है कि क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, वो नहीं है। बट अगर वो नहीं है तो ये चेक करो क्या रेट ग्रेटर देन 20,000 है। यस, यहाँ पे एक क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि रेट जो है वो ग्रेटर देन 20,000 है, तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया ट्रू। तो इसीलिए आपको ट्रू वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज 10%। सो आई होप
इफ और का कॉम्बिनेशन किस तरीके से रिजल्ट देता है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यही चीज अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी वो स्टूडेंट पास है तो उसका ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे पास आना चाहिए। ओके, पहले हमने क्या बोला था, सब सब्जेक्ट में पास होना चाहिए तो ही उसका ओवरऑल रिजल्ट पास आएगा। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किसी एक सब्जेक्ट में भी वो पास होगा, मतलब किसी एक सब्जेक्ट में भी उसको या तो 40 या तो 40 से ज्यादा हो गए तो वो पास हो जाएगा। तो अभी इस केस में मुझे यूज करना पड़ेगा इफ और। कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू इफ और। अभी जैसे मैंने बोला रेंज अलाउ नहीं है तो मुझे एक एक सेल सिलेक्ट करके लॉजिकल टेस्ट लिखनी पड़ेगी। देखिए 90 मतलब मराठी के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 कॉमा, बिकॉज पासिंग क्राइटेरिया हमने 40% का कंसिडर किया इसलिए मैंने 40 ले लिया। अभी हिंदी के मार्क्स चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, इंग्लिश के मार्क्स चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगेन कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, सोशल साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखिए तो यहाँ पे ओवरऑल लॉजिकल टेस्ट हमने लिख दिया इफ का, और फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही सब लॉजिक्स कंप्लीट हो गए मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए और फंक्शन का ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट किया है। इफ फंक्शन अभी भी हमारा शुरू है। देखिए नीचे इफ फंक्शन का सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा है कॉमा, अभी वैल्यू ट्रू में फिर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए आंसर आ गया पास। क्यों? बिकॉज सब कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। सब सब्जेक्ट्स में जो उसको मार्क्स है वो या तो 40 से ज्यादा है नहीं तो एग्जैक्टली 40 है। अभी एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे कम करते जाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 30, देखिए फिर भी पास है, 20 फिर भी पास है, 35 देखिए 25, 15। अभी हमने जो लॉजिक्स लिखे हैं मैथ्स तक देखिए ये तो फेल हो चुका है वैसे देखा जाए तो। बट सोशल साइंस के जब मार्क्स की बात आएगी देखिए M2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। यस, जितने भी लॉजिक्स लिखे हैं 6 लॉजिक्स हमने लिखे हैं उसमें से 5 तो गलत है, बट छठवां जो लॉजिक है वो सही है। तो और फंक्शन क्या करता है, एटलीस्ट 1 लॉजिक भी आपका करेक्ट होगा तो भी आपको ट्रू वैल्यू दिखाता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का आंसर आ रहा है ट्रू, बिकॉज ये लास्ट वाली जो लॉजिकल टेस्ट है ये करेक्ट है। यहाँ पे M2 में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40 है, तो इसीलिए ओवरऑल इसका आंसर आ गया ट्रू। तो इसीलिए हमने इफ के फॉर्मूला में जो ट्रू वैल्यू सेट किया है दैट इज पास, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, अगर यहाँ पे भी मैं 40% से कम कर दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 38 तो अभी ये फेल है। क्यों? बिकॉज एक भी क्राइटेरिया अभी मैच नहीं कर रहा है। तो अगर एक भी क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा तो और फंक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फिर वैल्यू फॉल्स में जो पैरामीटर आपने सेट किया है दैट इज फेल, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इफ और का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे यूज किया। अगेन यहाँ पे देखिए ग्रुप 1, तो मैं यहाँ पे इफ और के कॉम्बिनेशन में लिखता हूँ। देखिए इफ और, अभी हम क्या करेंगे, देखिए ग्रुप 1 ग्रेटर देन 50 कॉमा, ग्रुप 2 ग्रेटर देन 50 कॉमा, ग्रुप 3 ग्रेटर देन 50 कॉमा, ग्रुप 4 ग्रेटर देन 50 कॉमा, और एग्रीगेट ग्रेटर देन 170। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। तो और फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कॉमा, अभी यहाँ पे मुझे देना है पास, और अगर नहीं है तो फेल। ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए अभी फेल आ गया। क्यों? बिकॉज सब जगह पे 0 0 है। अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट भी 180 कर देता हूँ तो ये पास हो जाएगा। ऐसे समझिए ये ब्लैंक के मतलब ये 0 है सब, बट एक तो यहाँ पे रिजल्ट मैच कर गया इसीलिए यहाँ पे आपको पास दिखाई दे रहा है। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 55, 60, 40, 55, अभी यहाँ पे देखिए वैसे देखा जाए तो वो फेल है, उसको मार्क्स कम है, बट हमने इफ और यूज किया है इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो 4 जगह पे आपने जो क्राइटेरिया लिखा है वो करेक्ट है। तो
एक क्राइटेरिया गलत होगा तो वो इग्नोर कर देगा। अगर 5 क्राइटेरिया है उसमें से 4 गलत हो गए, एक सही होगा तो वो 4 गलत को इग्नोर कर देगा, एक सही है तो आपको ट्रू वैल्यू दिखा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों इफ और फंक्शन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। आई होप इफ और किस तरीके से यूज किया जाता है ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अभी लास्ट देखते हैं इफ नॉट किस तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वी कैन राइट लॉजिकल टेस्ट इन इफ फंक्शन इन नेगेटिव वे बाय यूजिंग नॉट फंक्शन विथ इफ फंक्शन। ओके, मतलब जैसे कि हम पॉजिटिवली लिखते हैं कि चेक करो क्या ये है, वैसे ही नॉट फंक्शन के जरिए हम ऐसे लिखेंगे कि चेक करो क्या ये नहीं है। ओके, किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू इफ, लॉजिकल टेस्ट जो लिखते हैं उसके आगे सिर्फ हमें नॉट जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। इतना अगर आप करोगे तो वो जो इफ का फॉर्मूला है उसमें लॉजिकल टेस्ट ये निगेटिव वे से आ जाएगी। ओके, देखिए किस तरीके से समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या बोला है, इफ क्वांटिटी सोल्ड इज नॉट मोर देन 40 देन गिव 4% डिस्काउंट एल्स 10% डिस्काउंट। अभी हमने ये नहीं बोला है कि चेक करो कि क्या क्वांटिटी सोल्ड मोर देन 40 है, हमने ये बोला है कि ये चेक करो क्या क्वांटिटी सोल्ड नॉट मोर देन 40 है। तो लॉजिकल टेस्ट तो यहाँ पे एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे इफ एंड या फिर इफ और यूज नहीं करना है, बिकॉज लॉजिकल टेस्ट तो एक ही है ना, हमें सिर्फ क्वांटिटी सोल्ड ही चेक करना है। बट वो कैसे बोला है कि हमें ये चेक करना है कि क्वांटिटी सोल्ड शुड बी नॉट मोर देन 40, तो मुझे इसको नॉट यानी निगेटिव वे से लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, अभी मुझे यहाँ पे पहले नॉट लिखना पड़ेगा, ओके, ब्रैकेट, और अभी मुझे लॉजिक लिखना पड़ेगा। देखिए क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 40, देखिए इस तरीके से लॉजिकल टेस्ट अभी हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे सपोज नॉट नहीं लिखता तो इसका मतलब ये हो जाता कि चेक करो क्या क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 40 है। बट अभी हमने क्या बोला है कि ये चेक करना है क्या क्वांटिटी सोल्ड ग्रेटर देन 40 नहीं है। तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ के अंदर नॉट लिख दिया और ये लॉजिक लिख दिया E2 ग्रेटर देन 40। इसका मतलब क्या हो गया कि E2 इज नॉट ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है कॉमा तो फिर हमें क्या करना है, उसको 4% डिस्काउंट देना है, और अगर नहीं है तो 10% डिस्काउंट देना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4% आ गया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है क्वांटिटी सोल्ड इज नॉट ग्रेटर देन 40, इट इज इक्वल टू 40, इसलिए 4% आ गया। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अगेन ये E8 जो है ये नॉट ग्रेटर देन 40 है, इसीलिए देखिए सीक्वेंस भी चेंज हो गया। पहले हम 10% लिखते थे पिछले एग्जांपल में, बिकॉज वो पॉजिटिव वे से लिखा था, अभी ये निगेटिव वे से लिखा है, तो इसीलिए देखिए वैल्यू फॉल्स यहाँ पे पहले आ गया, बिकॉज यहाँ पे वो ट्रू वैल्यू हो चुका है। ये देखिए नॉट E8 ग्रेटर देन 40, मतलब E8 जो है ये ग्रेटर देन 40 नहीं होना चाहिए। यस, नहीं है, तो इसका मतलब आपने ये जो लॉजिक लिखा है ये करेक्ट है। इसका आंसर अभी यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, ये जो लॉजिक आपने लिखा है इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा कि यस E8 इज नॉट ग्रेटर देन 40। सो इसका आंसर यहाँ पे ट्रू आएगा, तो इसीलिए ट्रू वैल्यू में हमने क्या लिखा है 4%, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4%। और वही अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट E9 ग्रेटर देन 40, मतलब E9 ये 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे ये लॉजिक आपका गलत हो गया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे E9 इज ग्रेटर देन 40, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो लॉजिकल टेस्ट आपने लिखी है इसका आंसर आ चुका है फॉल्स। तो इसीलिए वैल्यू फॉल्स में आपने क्या सेट किया है 10%, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10%। इसलिए एग्जैक्टली क्या कंडीशन बोला है ये प्रॉपरली पहले आपको पढ़ना है एंड फिर उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। अभी यहाँ के एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए इफ एक्चुअल अमाउंट इज नॉट ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट देन रिमार्क शुड एज अंडर बजट एल्स
ओवर बजट। ओके, तो अभी मुझे ये देखिए यहाँ पे इफ का फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज अंडर बजट, ओवर बजट ऐसे रिमार्क दिखाने हैं और निगेटिव वे से लिखना है तो मुझे नॉट यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं कैसे करूंगा, देखिए इज इक्वल टू इफ और इसके अंदर हम लिख देंगे नॉट ब्रैकेट। अभी उन्होंने क्या बोला है कि एक्चुअल अमाउंट इज नॉट ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट लिखा है तो एक्चुअल अमाउंट और ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। तो अभी इसका मतलब ये हो जाएगा कि J2 शुड नॉट ग्रेटर देन I2। J2 में है एक्चुअल अमाउंट बड़ी नहीं होनी चाहिए किससे, बजटेड अमाउंट से। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमने नॉट लिखा है इसलिए। तो ये हो गया निगेटिव वे। तो अभी यहाँ पे मैं कॉमा कर दूंगा, और अगर ऐसा होता है, अगर एक्चुअल अमाउंट बजटेड अमाउंट से बड़ी नहीं है तो यहाँ पे आना चाहिए अंडर बजट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर बजट, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा ओवर बजट। देखिए ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो भी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए आंसर आ गया ओवर बजट। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या बोला है, J2 शुड नॉट ग्रेटर देन I2। J2 I2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो J2 जो है वो I2 से बड़ा है, मतलब ये जो लॉजिक आपने लिखा है ये यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो इसीलिए वैल्यू फॉल्स में जो पैरामीटर सेट किया है दैट इज ओवर बजट, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये आ गया अंडर बजट। क्यों, बिकॉज यहाँ पे J2 I2 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमने जो ये टेस्ट लिखा है ये ट्रू हो गया। तो टेस्ट ट्रू हो गया, इसीलिए ट्रू वैल्यू जो सेट किया है हमने अंडर बजट, वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इफ नॉट का कॉम्बिनेशन हमें यूज करना पड़ता है। वही चीज देखिए यहाँ पे अभी एंटर व्हीकल स्पीड लिखा है और रिमार्क हमें देना है कि इफ व्हीकल स्पीड इज नॉट मोर देन 100 देन रिमार्क शुड एज नॉर्मल स्पीड एल्स ओवर स्पीड। मतलब यहाँ पे व्हीकल का जो स्पीड है वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो नॉर्मल स्पीड आएगा, अगर है तो ओवर स्पीड आएगा। तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, जूम कर लेता हूं मैं, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉट। अभी क्या नहीं होना चाहिए, व्हीकल का स्पीड ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए। तो नहीं के लिए मैंने ऑलरेडी तो यहाँ पे नॉट लिख दिया है। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब आपका जो व्हीकल है वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल स्पीड। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आपका स्पीड जो है वो ओवर स्पीड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवर स्पीड। देखिए इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। देखिए तो अभी यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ की वैल्यू मोर देन ग्रेटर देन 100 नहीं है, तो नॉर्मल स्पीड आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 60, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्पीड दिखाई दे रहा है। क्यों, बिकॉज हमने क्या बोला है कि J8 मतलब ये जो सेल है ये ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है भाई, यहाँ पे तो 60 है, 60 है, 100 से ज्यादा नहीं है। तो आपने ये जो टेस्ट लिखा है यहाँ पे, ये इसका आंसर तो ट्रू आ गया। तो ये टेस्ट ट्रू है, इसीलिए इफ का फॉर्मूला आपको ट्रू वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज नॉर्मल स्पीड। अगर मैं यहाँ पे 120 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया ओवर स्पीड। कैसे, बिकॉज हमने क्या बोला है कि J2 में जो वैल्यू है वो J8 में जो वैल्यू है मतलब व्हीकल का स्पीड ये 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 120 है, मतलब यहाँ पे जो व्हीकल का स्पीड है वो 100 से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये जो लॉजिकल टेस्ट है ये हो गई आपकी फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यू फॉल्स में जो पैरामीटर आपने सेट किया है दैट इज ओवर स्पीड, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इफ नॉट फंक्शन यूज किया जाता है। सो आई होप आपको ये तीनों फंक्शंस प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे। इस सेशन में हमने इफ एंड, इफ और इफ नॉट ये 3 फंक्शन कैसे यूज किए जाते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी, उसके एग्जाम्पल देखे। ये तीनों फंक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।